कल तेरी शादी है, अब क्या तू यही फेरे लेगा? दादी की यह बात सुन अभिमन्यु तुरंत से उसके पास आ बोलता है, दादी वैसे अभी इतना भी क्या जल्दी है? क्या आप नहीं चाहती कि पहले आप अपनी पोता बहू की थोड़ी टेस्ट कर लो? कल तक अभिमन्यु इस शादी के लिए तैयार था। उसके मन में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं थी, पर आज हुए घटने के बाद उसके मन में इस शादी को लेकर दुविधा चलने लगा था। अभिमन्यु के इस बात पर अभी दादी कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही धबी रोने लगती है। अभी धबी के आंखों में हमेशा की तरह कोई आंसू नहीं था, पर वह चिल्लाते हुए रो रही थी। उसके रोने के इस स्टाइल से लग रहा था कि पता नहीं उसके साथ कितना गलत हुआ है। धबी की यह नाटक देख अभिमन्यु अपने सिर पर हाथ रख देता है। अभी उसकी दादी को यह बोलने के बाद अभिमन्यु को इस बात की उम्मीद थी कि शायद से उसकी दादी इस बारे में थोड़ा सोचे, पर अब धबी को ऐसे रोते देख वो समझ गया था कि धबी का रिएक्शन देख उसकी दादी क्या बोलने वाली है। इसलिए अभिमन्यु वहाँ से उठ अपने कमरे की ओर जाने लगता है। यह देख उसकी दादी चिल्लाते हुए उसे अपने पास बुलाते हुए बोलती है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? मेरे पोते बहू को रुलाने के बाद आकर माफ़ी मांगो इससे। तुम्हारी शादी कल ही होगी, मुझे इसमें अब कोई देरी नहीं करना है। सॉरी। अभिमन्यु जानता था यह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए वह चुपचाप से माफ़ी मांगने के बाद वहाँ से चला जाता है। अभिमन्यु अपने कमरे में था कि तुरंत से उसे कुछ ध्यान आता है और वो अपना फ़ोन उठा अपने असिस्टेंट को कॉल लगा देता है। दूसरी तरफ से असिस्टेंट का फ़ोन उठाते ही अभिमन्यु बोलता है, ऑफिस के ईमेल आईडी पर कोई ईमेल आया है क्या? अभी असिस्टेंट अपने बिस्तर पर अपनी पत्नी के साथ लेटा हुआ था कि तभी उसके पास अभिमन्यु का कॉल आया। अभिमन्यु की यह बात सुन असिस्टेंट चौंकते हुए पूछता है, क्या बॉस? मैंने पूछा ऑफिस के ईमेल आईडी पर कोई मेल आया है क्या? मैं तो अभी अपने घर पर हूँ बॉस, मैंने शाम को चेक किया था, तब तक तो नहीं था। असिस्टेंट जान गया था कि अभी अभिमन्यु उसे क्या कहने वाला है, पर फिर भी यह उम्मीद लगा के कि शायद से अभिमन्यु उसे बख्श देगा। असिस्टेंट अभिमन्यु से झूठ बोल देता है कि उसने शाम को ईमेल चेक किया था, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वह दूसरी तरफ से असिस्टेंट की यह बात सुन अभिमन्यु कुछ देर सोचने लगता है। हॉस्टल की उस नर्स ने अभिमन्यु को यह बताई थी कि वह या तो आज शाम तक वरना कल सुबह भेज देंगी मानसी और उसके फादर की पूरी डिटेल्स, पर अभी असिस्टेंट उससे बोल रहा था कि ऐसा कोई ईमेल नहीं आया। फिर ईमेल रह कहाँ गया? यही सोचते हुए अचानक से अभिमन्यु अपने असिस्टेंट को बोलता है, तुम अभी के अभी ऑफिस जाकर मेरा लैपटॉप लेकर मेरे घर आओ, मुझे इसमें एक बहुत ज़रूरी मेल आने वाला है, मैं खुद चेक कर लूँगा। क्या बॉस? पर अभी बॉस क्या मैं कल नहीं जा सकता? असिस्टेंट अभिमन्यु की यह बात सुन दयनीय स्थिति में बोलता है, क्योंकि अभी अभी तो उसका उसकी बीवी के साथ रोमांस चलना स्टार्ट हुआ था और अभी उसके बॉस का कॉल आया था। अगर आज वो अपनी बीवी को ऐसे छोड़कर जाएगा तो उसकी बीवी उसे ज़िंदगी भर खुद के करीब नहीं आने देंगी। वही अभिमन्यु ऐसे अपने असिस्टेंट को मना करते देख थोड़ा गुस्से में बोलता है, क्या तुम्हें यह जॉब प्यारी नहीं? तुम सच में मुझे ना बोलने की हिम्मत कर रहे हो? नहीं बॉस, ऐसा नहीं, वो बस। असिस्टेंट अभी ना बोल पाता उससे पहले ही अभिमन्यु उसे रोकते हुए बोलता है, जल्दी से जल्दी मेरा लैपटॉप लेकर मेरे घर आओ, वरना कल से काम पर आने की ज़रूरत नहीं। अभिमन्यु ने इतना बोलकर फ़ोन रख दिया। वही असिस्टेंट अपने बॉस को ना नहीं बोल सकता था, इसलिए वो अपनी तरफ ही देख रही अपनी बीवी से रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, बेबी क्या तुम 1 घंटे मेरा इंतज़ार नहीं कर सकती? मैं अभी आता हूँ। बॉस को उनका लैपटॉप देकर फिर मैं तुम्हें भी जी भर कर प्यार करूँगा। असिस्टेंट की यह बात सुनते ही उसकी बगल में लेटी उसकी बीवी उसे धक्के मारकर खुद के बगल से नीचे गिरा देती है। यह देख असिस्टेंट को काफ़ी गुस्सा आता है, फिर भी वह खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपनी बीवी से माफ़ी मांगते हुए कुछ बोलना चाहता है कि उससे पहले उसकी बीवी बोलती है, मुझे तो समझ नहीं आता तुम मर्द हो भी या नहीं। अगर अपने बॉस के साथ ही ज़िंदगी बितानी थी तो मुझसे शादी क्यों किया? अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारे प्यार की, मैं कोई और लायक ढूंढ लूँगी। अपनी बीवी की यह बात सुन असिस्टेंट को काफ़ी गुस्सा आया है। वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसकी बीवी अपने कपड़े ठीक कर वहाँ से दूसरे कमरे में जाकर गेट बंद कर लेती है। असिस्टेंट को यह सब देख गुस्सा तो बहुत आता, पर कहीं न कहीं वह अपनी बीवी के इस बात को जानता था कि वह उसको सही से टाइम ना देने की वजह से उससे अभी इतना नाराज़ है। पर वो भी क्या करे, वो जब भी अपने बीवी के करीब जाने की कोशिश करता था उसके बॉस का कॉल उसी वक्त आता था।
अपने कपड़े को पहनते हुए असिस्टेंट अपने घर से जाने के लिए पहले अपनी बीवी के गेट पर नॉक करते हुए बोलता है, सॉरी बेबी, पर तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द एक फॉरेन का ट्रिप प्लान कर रहा हूँ। हम दोनों जल्द ही कुछ दिनों के लिए इन सब लोगों से दूर जाएंगे। बाहर में जाओ तुम और बाहर में जाए तुम्हारा फॉरेन ट्रिप। एक काम करो, उस ट्रिप पर भी अपने बॉस के साथ चले जाना। लगता है अभी काफ़ी गुस्से में है, आकर मनाऊंगा। अपनी बीवी को इतना गुस्से में देख असिस्टेंट और ज़्यादा कुछ ना बोलकर अपने घर से ऑफिस के लिए निकल जाता है, क्योंकि वो अभी के लिए अपनी बीवी को नाराज़ कर सकता था पर अपने बॉस को नहीं, वरना उसे अपनी बीवी को मनाने का भी चांस नहीं मिलेगा। वही अभिमन्यु अपने रूम में बैठे हुए अपने फ़ोन में कुछ टाइप करते हुए कुछ काम कर रहा था कि तभी उसे दादी की आवाज़ आती है जो उसे खाने के लिए बुला रही थी। अभिमन्यु अपनी दादी की आवाज़ सुन तुरंत से नीचे चला जाता है खाने के लिए, वरना उसे पता था अगर वो ना कहेगा तो तुरंत से उसे बुलाने के लिए धवी आ जाएंगी। करीब 20 मिनट के बाद असिस्टेंट ऑफिस पहुंचता है तो अभिमन्यु के गेट का लॉक खोलकर वो उसके लैपटॉप को लेकर वहां से निकल जाता है कि तभी असिस्टेंट को कुछ ध्यान आता है। उसने अभिमन्यु को बोला था कि उसने मेल बॉक्स चेक किए थे, उसके ईमेल पर कोई मेल नहीं आया था आज शाम तक। अगर क्या पता आया हो तो अभिमन्यु उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। अपने बॉस की डर की वजह से असिस्टेंट मेल बॉक्स खोलकर देखता है तो उसमें जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। अभिमन्यु की ईमेल पर अभी बहुत सारे मेल आई थी जो कि उसकी बिजनेस पार्टनर्स, कुछ प्रोजेक्ट्स रिलेटेड। उसमें से एक ही मेल असिस्टेंट को एक लड़की के नाम से दिखता है तो असिस्टेंट उस मेल को खोलकर देखता है। मेल खोलते ही सामने का नज़ारा देख असिस्टेंट चौंक जाता है। लैपटॉप की स्क्रीन पर शो हो रहे ईमेल में धवी का पिक्चर था। धवी यानी मानसी के चेहरे का पिक्चर। यह सब देख असिस्टेंट वहीं अभिमन्यु के चेयर पर बैठे मानसी के बारे में पूरी डिटेल पढ़ने लगता है तो वो हैरान हो जाता है। पूरी मेल पढ़ने के बाद असिस्टेंट को यह पता लग गया था कि इसके पीछे कोई साइंटिस्ट प्रणब चटर्जी है, क्योंकि मानसी के डिटेल्स में यह दिखाया गया था कि वह प्रणब चटर्जी के घर पर काम करती है। यह सब देख असिस्टेंट को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वह तुरंत से उस मेल को जल्दबाजी में बंद करते हुए बोलता है, मुझे जल्द से जल्द बॉस को सब कुछ सच बताना होगा कि उसके साथ धोखा हो रहा है। लगता है प्रणब जी मेरे बॉस के साथ कोई गेम खेल रहे हैं। इतना बोलते हुए असिस्टेंट तुरंत से अपना बाइक स्टार्ट कर अभिमन्यु का लैपटॉप ले उसके घर के लिए निकलता है। अभी खाना खाने के बाद अभिमन्यु अपने कमरे में ना जाकर वही हॉल में बैठे हुए अपने असिस्टेंट का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उसे पता था उसका असिस्टेंट उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं जाएगा। वह तुरंत ही उसका लैपटॉप लेकर आता ही होगा। तब अगर वह अपने कमरे में जाता है तो उसे फिर से नीचे आना होगा, इसलिए अभिमन्यु वही हॉल में लगे सोफे पर बैठे हुआ था। वही थोड़ी दूर पर अभी दादी धवी के साथ बैठे हुए उसे कल पहनने वाले जोड़े को दिखा रही थी कि तभी असिस्टेंट आता है। बॉस, मैं आपका लैपटॉप लेकर आ गया। असिस्टेंट अभिमन्यु के हाथ में उसका लैपटॉप थमाते हुए बोलता है। असिस्टेंट से लैपटॉप लेने के बाद अभिमन्यु इतना घबराया था कि वो वहीं उससे कुछ ना पूछते हुए तुरंत से अपने लैपटॉप को खोल उसमें आई ईमेल्स को चेक करने लगता है। यह देख असिस्टेंट अभिमन्यु से बोलता है, बॉस, मेरी बीबी कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने जा रही हैं, क्या आप मुझे 2 दिन की छुट्टी दे सकते हो? क्या छुट्टी? असिस्टेंट की बात सुन तुरंत से अभिमन्यु लैपटॉप को बंद कर असिस्टेंट की ओर घूरते हुए गुस्से में बोलता है। यह देख बेचारा असिस्टेंट डर के मारे पीछे होने लगता है। बॉस, अभी मेरी शादी को 2 महीने हो गए हैं और अभी तक मैं उसे लेकर कहीं घुमाने नहीं गया हूँ। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वो मुझे छोड़कर चली जाएंगी। असिस्टेंट की बात सुन तुरंत से अभिमन्यु अपना लैपटॉप हाथ से उठाते हुए वहां से उठते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था अभी शादी मत करो वरना लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। अब भुगतो, पर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, कल ऑफिस में मिलते हैं। इतना बोलने के बाद अभिमन्यु एक बार भी अपने असिस्टेंट की ओर नहीं देखता। वो सीढ़ियों से अपने कमरे की ओर चला जाता है। यह देख असिस्टेंट को काफी बुरा लगता। उसने काफी उम्मीद से अभिमन्यु से छुट्टी मांगी थी, पर अभिमन्यु ने हमेशा की तरह उसे आज भी ना कर दिया था। उदास होकर असिस्टेंट वहां से जा रहा था कि तभी दादी उसे रोकते हुए उसके पास आकर बोलती है, तुझे छुट्टी चाहिए? ठीक है, मैं अभिमन्यु से बात करूंगी, तू कल उसकी शादी हो जाने दे,
फिर वह भी तुम्हारी ही तरह सुधर जाएगा और अपने परिवार को समझेगा। जी दादी, थैंक यू मेरे बारे में सोचने के लिए। दादी की यह बात सुन असिस्टेंट कुछ सोचते हुए मुस्कुराकर इतना बोल वहां से जाने लगता है कि तभी अचानक से धवी उसके सामने आ उसके हाथों में अपने और अभिमन्यु की शादी का कार्ड थमाते हुए बोलती है, कल मेरी आपके खड़ूस बॉस के साथ शादी है, आप जरूर आइएगा। बिल्कुल मैम, मैं आप दोनों के इस शादी से काफी खुश हूँ। आप बिल्कुल बॉस के लिए परफेक्ट हो। मुझे पूरा विश्वास है आप उन्हें सुधार दोगी। अभी धवी और दादी से बात करने के बाद असिस्टेंट काफी अच्छा फील कर रहा था। वो अभिमन्यु के घर से बाहर निकलता और अपने हाथ में लिए उस पेन ड्राइव को वही गार्डन में फेंकते हुए खुद से मुस्कुराते हुए बोलता है, बॉस, आपको भी परिवार की वैल्यू समझ आना चाहिए, तभी आप मुझे समझोगे। इतना बोल मुस्कुराते हुए असिस्टेंट अभिमन्यु के घर की तरफ देख वहां से निकल जाता है। अभिमन्यु अभी अपने कमरे में था। वो बार बार उस ईमेल को खोलकर पढ़े जा रहा था, पर उसे कुछ अजीब लग रहा था। उसके सामने जिस लड़की का पिक्चर उस मेल में उस नर्स ने भेजी थी, वह उसे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। अभिमन्यु बार बार उस लड़की की आंखें घूरता, पर उसे वो यह आंखें नहीं दिख रही थी जिससे वो आज मिला था। अंत में जब अभिमन्यु को समझ में कुछ नहीं आता तो वो वापस से अपना लैपटॉप गुस्से में बंद कर बिस्तर पर लेट जाता है। उसकी आंखों के सामने बार बार उस लड़की की आंखें आ रही थी जिसे उसने कहीं न कहीं देखी थी, पर कहाँ वो उसे समझ नहीं आ रहा था। सुबह सुबह जब अभिमन्यु की नींद खुलती है तो वह अपना लैपटॉप खोल एक बार वापस से उस ईमेल को देखता है जिसमें किसी और लड़की का पिक्चर लगा था। अभिमन्यु को इस बात की विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हॉस्पिटल में जिस लड़की को उसने पहुंचाया था वो लड़की यही थी। इसलिए कल रात से इस बारे में सोचते हुए परेशान अभिमन्यु सुबह ही हॉस्पिटल से उस नर्स से मिलकर एक बार वापस से इस बात को कंफर्म करने के लिए तैयार होता है। अभिमन्यु जब हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होता है तो नीचे का माहौल देख हैरान हो जाता है। अभी इतने सुबह ही उसके घर पर बहुत सारे लोग इधर उधर घूमते हुए उसके घर का डेकोरेशन कर रहे थे। वो लोग अपना काम बहुत शांति से कर रहे थे। इसी वजह से अभिमन्यु को अपने कमरे में आवाज भी नहीं आई थी। वो लोग ऐसे काम कर रहे थे जैसे वो सब एक रोबोट है। इन लोगों को अपने काम का सजावट करते देख अभिमन्यु को ध्यान आता है कि आज उसकी शादी है। यह सोच अभिमन्यु तुरंत से अपने घर से निकल जाता है। अभी दादी नहीं उठी थी। अगर गलती से भी उठ गई होती तो वह उसे अभी बाहर नहीं जाने देती। अभिमन्यु थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि अभी वो नर्स हॉस्पिटल में नहीं है क्योंकि उसका शिफ्ट अभी खत्म हो गया है। इसका मतलब था अभिमन्यु को उस नर्स से मिलने के लिए 8 घंटे बाद आना होगा। यह सुन अभिमन्यु कुछ सोचते हुए उस पेशेंट के वार्ड के पास पहुंचता है जहां उसे कल वो लड़की दिखी थी। वार्ड में जाने के बाद अभिमन्यु की नजर उस पेशेंट पर पड़ती है जो एक बुजुर्ग आदमी था जिसकी हालत एक अधमरे आदमी की तरह थी। वह शायद से अभी सोया था। उस आदमी को देखने के बाद अभिमन्यु तुरंत से वहां से निकल जाता है क्योंकि उसके पास रहने से भी अभिमन्यु को कोई फायदा नहीं होने वाला था। अभिमन्यु हॉस्पिटल से निकलने के बाद अपने घर पहुंचता है, पर अभी उसकी दादी उसे लिविंग हॉल में नहीं दिखती। ऐसा लग रहा था कि वह शायद से अभी धवी के साथ थी। यह देख तुरंत से अभिमन्यु अपनी दादी के नजर में आए बिना अपने कमरे में भाग जाता है। अभिमन्यु काफी बेचैन था उस लड़की के बारे में नर्स से ज्यादा जानकारी लेने के लिए, पर उसे इस बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। उसकी परेशानी की उसे कोई सल्यूशन नहीं दिख रहा था। इसलिए ज्यादा दिमाग ना दौड़ाते हुए अभिमन्यु अपने रूम में जाने के बाद ऑफिस का कुछ काम करने लगता है। अभिमन्यु अपने रूम में काम कर रहा था। वही जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वैसे वैसे उसके कमरे के बाहर से काफी शोर बढ़ता जा रहा था। वह शायद इस वजह से था क्योंकि अब उसके घर में गेस्ट इकट्ठे होना शुरू हो गए थे। अभिमन्यु उन शोरों को सुन इरिटेट होते हुए अपने सिर पर हाथ रख देता है। उसे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वह अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था पर वो नहीं कर पा रहा था क्योंकि बाहर से आते शोरगुल के वजह से वो काफी डिस्टर्ब हो गया था। इसलिए अभिमन्यु ने गुस्से में अपने लैपटॉप को बंद कर दिया था। वो अभी अपने रूम का गेट खोलता बाहर जाने के लिए, तभी अचानक से उसकी दादी उसके रूम के गेट के पास आ जाती है। अभी दादी के पीछे 2 सर्वेंट थे जिसके हाथ में शेरवानी, जूते, पगड़ी और माला था। दादी उन सर्वेंट को उसके हाथ में लिए वो सामान
अभिमन्यु के रूम के टेबल पर रखने का इशारा करते हुए अभिमन्यु से बोलती है, जल्दी से तैयार हो जाओ, पंडित जी ने बोला है आधे घंटे बाद तेरी और धवी की शादी का शुभ मुहूर्त है। उसके बाद तुम दोनों की शादी आज नहीं हो पाएगा। क्या इतनी जल्दी? अभिमन्यु अपनी दादी की बात सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि उसकी शादी का मुहूर्त 8 बजे का था और अभी दोपहर के 2 बज रहे थे। अभिमन्यु को ऐसे चौंकते देख दादी उसे समझाते हुए बोलती है, हाँ बेटा 2 बजे। पंडित जी से अभी अभी मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा इस मुहूर्त में अगर आपके पोते और पोता बहू की शादी होती है तो उनका रिश्ता जन्मों जन्मों के लिए बन जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादी इसी मुहूर्त में हो। क्या बकवास है जन्मों जन्मों का रिश्ता, वो भी एक रोबोट के साथ। अपनी दादी की बात सुन अभिमन्यु खुद में बोलता है। दादी ने अभिमन्यु की बातें नहीं सुनी थी, पर वह उसे ऐसे खुद में बातें करते देख उसे घूरने लगती है। खुद की तरफ ऐसे अपनी दादी की घूरते देख अभिमन्यु तुरंत से टेबल के पास जाकर उस शेरवानी को उठाकर अपने शरीर पर नापते हुए बोलता है, ठीक है दादी, आप बस मुझे 10 मिनट दो, मैं अभी तैयार होकर नीचे आता हूँ। अभिमन्यु की यह बात सुन उसकी दादी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वह आगे अभिमन्यु के पास आ उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज तेरी शादी है। आज से तू एक नए रिश्ते में बंधने जा रहा है। अब मुझे किसी बात का गम नहीं। थैंक यू बेटा, अपनी दादी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए। अभिमन्यु से इतना बोलने के बाद उसकी दादी चली गई थी, पर अभिमन्यु अभी भी वहां उस हालत में खड़ा था। एक तरह से देखा जाए तो वह अपनी दादी का विश्वास तोड़ रहा था। इस बारे में सोचते हुए अभिमन्यु को काफी बुरा लगता है। पहले उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर आज जब से उस रोबोट के साथ शादी करने जा रहा है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। अभिमन्यु कभी भी किसी को भी अपने लाइफ में आने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने यह रोबोट बहू का दिमाग लगाया। और आज जब कि वह उस रोबोट से शादी करने जा रहा है तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अभिमन्यु अभी खुद के बनाए जाल में अभी खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था। करीब आधे घंटे बाद पंडित जी दादी को अभिमन्यु को बुलाने के लिए कहते हैं। पंडित जी की बात मान अभी दादी वहां से अभिमन्यु को बुलाने के लिए जाने ही वाली थी कि उससे पहले ही दादी को अभिमन्यु सीढ़ियों से आता दिखता है। दूल्हे की शेरवानी पहन अभिमन्यु सिर पर सेहरा बांधे शान से सीढ़ी से नीचे उतर रहा था। अभिमन्यु दादी के पास आ उसके पैरों को छू प्रणाम करता है। हाय कितना सोहरा लग रहा है मेरा हीरो पोता, किसी को नजर न लगे। दादी अभिमन्यु की बलाए ले उसके गले लगते हुए बोलती है। दादी की यह बात सुन अभिमन्यु मुस्कुरा देता है। अभिमन्यु के मन में इस शादी को लेकर पहले भले ही कितनी ही बेचैनी क्यों ना हो, पर इस बात को समझ गया था कि स्टार्टिंग से ही वह शादी सिर्फ अपनी दादी के लिए करना चाहता था, तो अब उसे इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं। वो आज भी अपनी दादी के लिए अपने फैसले पर खड़ा रह सकता है। इसलिए अब अभिमन्यु इस नए रिश्ते में बंधने के लिए तैयार था। अभी अभिमन्यु के घर पर ज्यादा गेस्ट नहीं थे, जितने भी थे वह बिजनेस इंडस्ट्रीज के टॉप बिजनेसमैन थे, जिसके साथ अभिमन्यु का रिश्ता काफी ज्यादा खास था, या फिर वैसे लोग जिनके साथ सिंघानिया परिवार का रिश्ता बहुत अच्छा था। अभिमन्यु जाकर मंडप में बैठ जाता है। अभिमन्यु के बैठने के बाद पंडित जी मंत्र उच्चारण करते हुए कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद पंडित जी दुल्हन को लाने के लिए बोलते हैं, तो दादी अपने पास खड़ी लड़कियों को ऊपर अपने कमरे की ओर भेज देती है। धवी जब से आई थी तब से वो अभिमन्यु की दादी के साथ ही रह रही थी। अभिमन्यु को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मंडप में बैठा अभिमन्यु चाहता था कि जल्द से जल्द यह सब कुछ खत्म करे और वह वहां से निकले। इसलिए पंडित जी जो अभी दुल्हन आने का इंतजार करते हुए अपने मंत्रों को पढ़ना बंद किए थे, उनसे अभिमन्यु बोलता है, पंडित जी क्या जरूरी है कि आप उसके आने के बाद ही मंत्रोच्चारण करना शुरू करें? क्यों न आप अपना मंत्र चालू रखें, वो जब आएंगी तो आकर बैठ जाएंगी। अभिमन्यु की यह बात सुन पंडित जी मुस्कुरा देते हैं। वहीं खड़ी दादी अपने पोते के ऐसे उतावलेपन को देखते हुए मुस्कुराकर बोलती है, मुझे पता है तू धवी से शादी करने के लिए काफी उतावला है, पर इतना उतावलापन भी ठीक नहीं। धवी आएगी फिर पंडित जी मंत्र स्टार्ट करेंगे, तुम्हारे बोलने से सारे नियम बदलने वाले नहीं। अपनी दादी की बात सुन अभिमन्यु कंफ्यूज हो जाता है। वह तो यह सब जल्दी से निपटाने के लिए बोल रहा था, पर यहाँ तो उसकी दादी कुछ और ही मतलब निकाल रही थी। अभी अभिमन्यु कुछ ज्यादा बोल पाता
उससे पहले ही उसके आसपास खड़े लोग दुल्हन आ गई, दुल्हन आ गई यह बोलते हुए ऊपर सीढ़ियों की ओर इशारा करने लगते हैं जहां से अभी धवी उतर रही थी। उन लोगों की बात सुन अभिमन्यु का ध्यान भी वहां जाता है तो अभी धवी ऊपर से आ रही थी। धवी को ऐसे दुल्हन लिबास में देखते ही अभिमन्यु के लिए सब कुछ थमसा गया था। उसे बस अपनी धड़कने की आवाज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अभिमन्यु अपनी आंखें फाड़ सीढ़ियों से उतरते हुए धवी को घूरे जा रहा था, जो धीरे धीरे अपने पैर बढ़ाते हुए उसके तरफ ही बढ़ रही थी। धवी आज काफी खूबसूरत लग रही थी। वैसे तो हमेशा ही खूबसूरत लगती थी। अभिमन्यु तो नॉर्मल दिनों में धवी को अपने सामने देख खुद को संभाल नहीं पाता था। अभी की तो बात ही कुछ और थी। अभिमन्यु धवी को देखने में इतना मसरूफ हो गया था कि उसने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया कि कब धवी आकर उसके पास बैठ गई थी। अभिमन्यु धवी को घूरने में अपने आसपास के सब लोग को भूल गया था। उसे किसी का भी कोई ख्याल नहीं रहता। वहीं उसे पंडित जी बार बार अपना हाथ आगे बढ़ाने को बोल रहे थे, पर उसे तो इस बात का ध्यान तक नहीं था। अपने पोते की यह हरकत देख दादी अपने पोते के पास जा उसके कानों में धीरे से बोलती है, यह तू क्या कर रहा है? सब तुझे ही घूरे जा रहे हैं क्या? अपनी दादी की बात सुन अभिमन्यु का ध्यान टूटता है। वह तुरंत से चौंकते हुए अपने आसपास देखने लगता है। अभिमन्यु का यह रिएक्शन देख दादी मुस्कुराने लगती है। वह मुस्कुराते हुए अभिमन्यु से बोलती है, अभी पंडित जी हाथ आगे बढ़ाने को बोल रहे हैं, बढ़ा दे वरना यह शादी आज नहीं होगा। दादी की यह बात सुन वहीं आसपास खड़े लोग हंसने लगते हैं। अभिमन्यु तुरंत से अपना हाथ आगे बढ़ा देता है, जिसके बाद पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों का जयमाला होता है। फिर उसके बाद शादी की बची हुई रस्में इसी तरह से पूरी होती है। इस तरह से अभिमन्यु और धवी की शादी संपन्न हो जाती है। अभिमन्यु और धवी की शादी हो गई। आज से वो दोनों पति पत्नी हो गए। पंडित जी की यह बात बोलते ही हॉल में चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। वहां आए मेहमान इस शादी से काफी खुश दिख रहे थे। हो भी क्यों नहीं, वह सारे अभिमन्यु और उसके परिवार वाले के खास लोग थे। वह जानते थे अभिमन्यु का स्वभाव कैसा है। सभी को हमेशा से ही अभिमन्यु के साथ किसी लड़की को देखने की इच्छा थी। अभिमन्यु के उम्र के लोग तो उसे गर्लफ्रेंड बनाने के लिए अच्छी अच्छी लड़कियों का सजेशन भी दिया करता था, जो या तो इस शहर के किसी अमीर परिवार से बेटी होती थी या फिर किसी मूवी की एक्ट्रेस मॉडल कि उन्हीं में से किसी को अभिमन्यु अपना गर्लफ्रेंड बना ले। पर नहीं, अभिमन्यु ने उन सभी का रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उसे इन सब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। और आज फाइनली अभिमन्यु ने इस अनजान लड़की से शादी कर ली थी, जिसके बारे में किसी को भी कोई आइडिया नहीं था। वो कौन है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, क्या वो किसी रईस परिवार से ताल्लुक रखती है। लोगों के अंदर और भी बहुत सारे सवाल थे, पर अभी के लिए वो सब बस इस बात से खुश थे कि आज फाइनली अभिमन्यु ने शादी कर लिया था। सभी को ऐसे तालियां बजाते देख अभिमन्यु सभी के सामने अपना सर झुका उन्हें आभार व्यक्त करते हुए उन्हें खाना खाने का आग्रह करता है। जिसके बाद वह सारे गेस्ट वहां से खाना खाने के लिए चले जाते हैं। वहीं धवी अभी भी उसके बगल में ही खड़ी थी। अपने गेस्ट को वहां से खाने के लिए भेजने के बाद अभिमन्यु खुद भी वहां से जाने लगता है। यह देख दादी उसके सामने आ उसे रोकते हुए बोलती है, तू ऐसे कैसे जा सकता है? क्यों दादी, अब तो मैंने आपकी बात मान शादी भी कर ली। अब आप भला मुझसे क्या चाहती हैं? अभिमन्यु काफी इरिटेट हो गया था इन सब से, इसलिए वह कभी इन झमेलों में नहीं पड़ना चाहता था। यह बात अलग थी कि धवी की खूबसूरती उसे अपनी तरफ खींच रही थी, पर फिर भी अभिमन्यु को यहाँ रुकने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। अभिमन्यु की ऐसी बातें सुन दादी उसके पास आ अभिमन्यु और धवी की हाथ पकड़ते हुए उन्हें दूसरी साइड ले जाती हैं, जहां अभी कुछ औरतें बैठी हुई थी और वहीं बीच में एक थाली के अंदर दूध रखा हुआ था। वहां ले जाने के बाद दादी अभिमन्यु को उस थाली की ओर इशारा करते हुए बोलती है, बेटा, शादी की रस्में इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। अभी तो तुझे बहुत सारी रस्मों का हिस्सा बनना है। शादी ऐसे नहीं होता। अच्छा, वह क्या है ना, मुझे पता नहीं था, क्योंकि आप तो जानती हो मेरी यह तो पहली शादी है ना। अभिमन्यु ने यह बात तो काफी गुस्से में कही थी, क्योंकि वह इन सब से इरिटेट हो रहा था। पर उसकी यह बात सुन वहां खड़े सारे लोग हंसने लगते हैं। यह देख अभिमन्यु अपने सिर पर हाथ रख देता है। अभिमन्यु यह बात बहुत अच्छी तरह से जान गया था
कि इन लोगों के सामने कुछ भी बोलना बेकार है, वह उसके सारे सीरियस बात को मजाक में उड़ा दे रहे हैं। इसलिए जैसा दादी उससे बोलती है वह जाकर एक साइड में बैठ जाता है। अभिमन्यु के बैठते ही दादी दूसरी साइड से धवी को बैठा उस थाल में दोनों को हाथ डालकर उस अंगूठी को ढूंढने के लिए बोलती हैं, जो उन्होंने अभी अभी उस दूध से भरी थाली में डाली थी। अभिमन्यु को इसमें कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखती। वह तुरंत से थाली में अपना हाथ डाल देता है अंगूठी खोजने के लिए, पर जैसे ही धवी उसमें अपना हाथ डालने वाली थी कि तभी अभिमन्यु को प्रणव जी की बात याद आती है कि धवी के शरीर को पानी से दूर रखे। यह सोचते हुए तुरंत से अभिमन्यु अपना दूसरा हाथ बढ़ा धवी के हाथ को हवा में ही रोक देता है। यह देख वहां आसपास बैठी औरतें चौंकते हुए अभिमन्यु की ओर देखने लगती हैं। सभी औरतों के साथ साथ अपनी दादी को भी ऐसे खुद की तरफ घूरते देख अभिमन्यु बहाना बनाते हुए बोलता है, दादी वो मैं क्या बोल रहा था, ऐसे खेल खेल में यह जानने की क्या जरूरत है कि आगे चलकर किसका राज चलेगा। अभी जैसी मेरी जिंदगी में आपका राज चल रहा है वैसे ही आगे चलेगा। शैतान। अभिमन्यु की यह बात सुन दादी उसे डांटते हुए मुस्कुरा देती है। दादी को अभिमन्यु हमेशा से ही काफी भोला लगता था, जो उसकी हर बात बिना कुछ सोचे समझे मान लेता था। अपने पोते की इस भोलेपन को देख दादी उसे समझाते हुए बोलती है कि यह एक रस्म है, पति पत्नी के बीच होता है, जो कि आगे के जीवन के लिए होता है। इनमें दादी या फिर उसके डैड की हुकूमत की कोई जरूरत नहीं होती। उन दोनों में से कौन एक दूसरे पर राज करेंगे, यह रस्म उसके लिए है, यह उसके आने वाले जीवन के लिए है। अभिमन्यु के समझ में यह सब कुछ भी नहीं आ रहा था। बड़े बड़े बिजनेस डील करने के बाद भी अभिमन्यु आज इन सभी प्रश्नों में खुद को नासमझ जैसा दिख रहा था। वह तो बस धवी के हाथ को नहीं भीगने देना चाहता था, वरना शायद से धवी अभी भी बेहोश हो जाती। पर दादी की यह सारी बात सुन वह चौंक जाता है। अब क्या इस रस्म से यह डिसाइड होगा कि फ्यूचर में उसके ऊपर धवी राज करेगी या नहीं। अभी अभिमन्यु ज्यादा कुछ सोच पाता उससे पहले ही दादी उन्हें वापस से उस थाली में हाथ रख अंगूठी खोजने के लिए बोलती है। अभिमन्यु जानता था कि वह ऐसे धवी को नहीं रोक सकता, वरना यहाँ बैठे सारे लोग तरह तरह की बातें सोचेंगे। इसलिए जैसे ही धवी पानी में अपना हाथ डालने वाली थी, उससे पहले अभिमन्यु ने उसे उसका हाथ पकड़ लिया। वह धवी की ओर मुस्कुराते हुए देखने लगा। अभिमन्यु ने धवी का हाथ पानी से बस थोड़ी ही ऊपर पकड़ी हुई थी। वह उसका हाथ पकड़ते हुए मुस्कुरा रहा था। वही बैठी औरतों को यह अभिमन्यु और धवी के बीच का रोमांस लग रहा था, लेकिन इस दौरान अभिमन्यु धवी की ओर शरारत भरी नजरों से देखते हुए अपना दूसरा हाथ उस थाली में लगा अंगूठी खोजने लगता है। जैसे ही अभिमन्यु की इस हरकत पर वहां बैठी एक औरत का ध्यान जाता है, वो चिल्लाते हुए धवी को इनकरेज करते हुए बोलती है, अरे बेटा, अभिमन्यु तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। देखो वह तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाए रख दूसरे हाथ से अंगूठी खोज रहा है। तुम भी अपना दूसरा हाथ डालो, वरना तुम हार जाओगी। उस औरत की यह बात सुन वहां बैठी सभी लोगों का ध्यान अभिमन्यु के इस हरकत पर जाता है। अभिमन्यु को ऐसे करते देख सभी लोग मुस्कुराते हुए धवी को इनकरेज करने लगती है अंगूठी खोजने के लिए। पर अभी ज्यादा कुछ हो पाता उससे पहले अभिमन्यु तुरंत से वह अंगूठी निकाल सभी को दिखा देता है। ऐसे ही 2 बार हुआ और दोनों बार अभिमन्यु ने यही किया। मानसी के हाथ के पानी के अंदर जाने से पहले अभिमन्यु उसे रोक देता था। फाइनली अभिमन्यु का यह प्लान सक्सेसफुल हुआ। उसने धवी को भी बचा लिया और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। मानसी, जो कि उस शील्ड को पहने हुए एक रोबोट यानी कि धवी थी, वह अभिमन्यु के पहले ही बार हाथ पकड़ते देख समझ गई थी कि अभिमन्यु आखिर यह सब क्यों कर रहा। मानसी भी अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए उसने भी अभिमन्यु को एक बार भी इस काम के लिए नहीं रोका। प्रणव जी ने मानसी को इस बारे में सब कुछ डिटेल में समझाया था और मानसी उनके नीचे असिस्टेंट बनकर रह चुकी थी, इसलिए उसे भी इन सब के बारे में जानकारी थी। सभी रस्में धीरे धीरे खत्म होती हैं। अभिमन्यु इन रस्मों में कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था, पर उसने इन सभी रस्मों में पार्ट लिया था क्योंकि यह उसकी शादी के लिए था और वह अपनी दादी को निराश नहीं कर सकता था। सभी रस्में करने के बाद अभिमन्यु जब खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाता है तो सामने का नज़ारा देख हैरान रह जाता है। वह गुस्से में चिल्लाता है,
रमेश रमेश। अभिमन्यु के ऐसे चिल्लाने की वजह से उसका सर्वेंट दौड़ते हुए आता है। अपने साहब को ऐसे गुस्से में देख रमेश की हालत खराब हो रही थी। वह डरते हुए पूछता है, साहब मुझसे क्या गलती हो गई इस बार? गलती तुमसे किसने कहा था मेरे रूम की ऐसी हालत करने के लिए? क्या तुमने इस बारे में मुझसे पूछा था? रमेश की बात सुन अभिमन्यु गुस्से में उस कमरे की ओर इशारा दिखाते हुए बोलता है। अभी अभिमन्यु के कमरे में चारों तरफ फूल की सजावट थी। वही कमरे में अभी मोमबत्ती और दिए जलाए हुए थे। बिस्तर पर ऐसे ही फूलों का बिछावन किया गया था। यह सब देख अभिमन्यु को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। हालांकि अभिमन्यु इन सब के पीछे की वजह जानता था, जो कि उसकी शादी थी। आज उसकी शादी हुई थी तो जाहिर सी बात है यह सब उसके फर्स्ट नाइट की तैयारी थी, जो कि पॉसिबल नहीं। अभिमन्यु को पता था उसने एक लड़की से नहीं, रोबोट से शादी किया है और वो अपने इस फैसले से खुश भी था। अभिमन्यु को इतना गुस्से में देखने के बाद भी रमेश हिम्मत करके बोलता है, साहब यह सब मैंने नहीं किया, वो तो अपनी दादी जी ने यह सब करवाया, वो भी दूसरे सर्वेंट के साथ मिलकर। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं दादी। रमेश की यह बात सुन अभिमन्यु शांत हो जाता है। वो भला ये कैसे भूल गया था? उसकी दादी उसे ऐसे ही लाइफ आराम से थोड़े ही जीने दे सकती थी। अब उसने उसकी एक बात मानकर शादी तो कर ली थी, तो उसका दूसरा डिमांड भी तैयार ही होगा। ठीक है तुम जाओ, मैं देखता हूँ। रमेश ने जब कुछ किया ही नहीं तो भला इसमें उसकी गलती कहाँ से? इसलिए अभिमन्यु कुछ सोचते हुए रमेश को वहाँ से भेज देता है और उस कमरे की गेट लगा देता है। पर अभी अभिमन्यु अपने कमरे के गेट लगाने के बाद थोड़ा आगे बढ़ वहाँ से हट पाता कि उससे पहले ही गेट पर नॉक होता है। तुरंत से अभिमन्यु गेट खोलता है तो सामने का नज़ारा देख हैरान रह जाता है। अभी गेट पर उसकी दादी खड़ी थी, जिसके पीछे धवी, जो कि अभी उसकी दादी के पीछे छुपते हुए काफ़ी शर्मा रही थी। धवी और दादी को ऐसे अपने कमरे के बाहर देख अभिमन्यु दादी से रोक, आप अभी यहाँ क्यों आई हो? क्या अभी कोई और रस्म बाकी है क्या जो मुझे धवी के साथ करना है? चुप पगले, तू आजकल बहुत शरारती हो गया है, मैं देख रही हूँ। मैं तो बस यहाँ तेरी बीवी को छोड़ने आई थी। बीवी को यहाँ छोड़ने? भला क्यों? क्या उसका और आपका झगड़ा हो गया? अभिमन्यु धवी के साथ कमरा शेयर करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, इसलिए वह तुरंत से मना कर देता है। पर अभिमन्यु की यह बात सुन दादी मुस्कुराते हुए अपने पोते के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, नहीं भला तू ऐसा क्यों सोच रहा? मैं तो तेरी बीबी को तेरे कमरे तक छोड़ने आई थी। अब मैं तुम दोनों को दूर नहीं रखने वाली, क्योंकि अब तुम दोनों पति पत्नी हो। तुम दोनों का एक दूसरे पर हक है। दादी की यह बात सुन अभिमन्यु उन्हें समझाते हुए बोलता है, अरे दादी, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैंने यह शादी आपके कहने पर की है, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी आपकी सेवा करे। पर ऐसा लग रहा था जैसे अभिमन्यु की बातों का दादी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह सर्वेंट से धवी के बैग्स को उस कमरे में रखवा वहाँ से जाते हुए अभिमन्यु को बोलती है, खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी को ज़्यादा परेशान किया, अगर तुम्हारे खिलाफ़ मेरे सामने इसने मुझे एक भी बात कही तो फिर तुम देखना। अभिमन्यु से इतना बोलने के बाद दादी वहाँ से चली जाती है। अभिमन्यु कितना ही चिल्लाता रहा, उन्हें रोकता रहा, पर उन्होंने अभिमन्यु की एक न सुनी। दादी के जाते ही तुरंत से धवी के अंदर अचानक से पता नहीं क्या होता है, वह तुरंत से जाकर बेड के बीचों बीच घूंघट कर बैठ जाती है। धवी का यह ड्रामा देख अभिमन्यु अपने सिर पर हाथ रख देता है। पता नहीं प्रणव जी उससे किस जन्म का बदला ले रहे थे, जो उन्होंने धवी के अंदर यह सारे डेटा डाल दिए थे। अभिमन्यु अपने सिर पर हाथ रखे खुद में प्रणव जी को कोसते हुए बोलता है। अभिमन्यु अभी बिस्तर पर बैठे धवी की ओर देखते हुए कुछ सोचे जा रहा था। वह धवी अभी भी बिना अपने हाथ पैर हिलाए हुए वहाँ शांति से बैठी हुई थी। धवी को ऐसे शांत अपने बिस्तर पर बैठे देख अभिमन्यु धीरे धीरे अपने कदमें बढ़ा उसके पास जाता है और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोलता है, तुम इस साइड सो जाओ, मैं उधर सो जाऊंगा। अभिमन्यु का इतना बोलना था कि धवी तुरंत से अपने आप को एडजस्ट करते हुए बिस्तर के एक कोने को पकड़ ले जाती है। यह सब देख अभिमन्यु काफ़ी हैरान था। क्या ऐसा है कि शादी के बाद अब रोबोट यह उसका हर बात मानने वाली? क्या वो उसके इशारों पर नाचेगी? यह सब सोचते हुए ही अभिमन्यु काफ़ी खुश हो जाता है। पर अभिमन्यु को पता नहीं था कि यह मानसी के अंदर की घबराहट थी, जो पहली बार किसी आदमी के बगल में उसके ही कमरे में अकेले सोने की वजह से काफ़ी बेचैन थी।
वो अभिमन्यु के बगल में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहती थी, इसलिए उसने भी दादी को इस बात के लिए बहुत मनाई थी, पर दादी ने उसकी एक ना सुनी। वो तो अब उन दोनों को मिलाना चाहती थी, इसलिए अभी ना चाहते हुए भी धवी अभिमन्यु के कमरे में उसके बिस्तर पर उसके बगल में सोई हुई थी। धवी को ऐसे अभिमन्यु के बगल में सोने की वजह से नींद बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। वो अंदर से अभी भी बहुत घबराई हुई थी, इसलिए उसके आंखों से नींद अभी बहुत दूर था। वही अभिमन्यु का भी मन आज काफ़ी बेचैन था। वो जानता था कि उसके बगल में सोई यह कोई लड़की नहीं, एक रोबोट है, पर फिर भी वह उसके सोने की वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। बहुत देर कोशिश करने के बाद भी जब अभिमन्यु को नींद नहीं लगता तो वह अपना लैपटॉप उठा उसमें कुछ काम करने लगता है। बगल में सोई धवी, जिसकी आंखों में भी नींद नहीं था, वह अभिमन्यु की उंगलियों को लैपटॉप के कीबोर्ड पर चलते हुए बहुत अच्छे से सुन पा रही थी। कहानी सुनते सुनते आप लोग कमेंट्स में बता भी दिया कीजिए कि कहानी कैसी लगती है, और साथ ही जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक करते चलिए। आगे बढ़ते हैं। अभिमन्यु को सुबह उठने की आदत थी, इसलिए हमेशा की तरह वह सुबह ही उठ जाता है, पर उठते ही खुद का हाथ धवी के पेट कमर पर देख अभिमन्यु थोड़ा चौंकते हुए तुरंत से धवी के कमर से अपनी हाथ हटाता है। लगता है रात में गहरी नींद की वजह से अभिमन्यु को इस बात का ध्यान नहीं रहा था, पर यह अच्छा था वो धवी के उठने से पहले उठ गया था। पर अभिमन्यु अपने बगल में अभी तक धवी को सोए देख थोड़ा हैरान रह जाता है। जहाँ तक अभिमन्यु धवी को जाना था, प्रणव जी के बड़े गुणों के डाटा की वजह से धवी सबसे पहले उठ पूजा पाठ में लग जाया करती थी, पर आज ऐसा नहीं था। यह अभिमन्यु को थोड़ा अजीब लगता है। ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए अभिमन्यु अपने बिस्तर से उतर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब अभिमन्यु वॉशरूम से जब वापस आता है तो अभी भी धवी बहुत ही आराम से सो रही थी। सोते हुए धवी अभी बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह अपने पैर को सिकुड़े हुए सोई थी। धवी को ऐसे देखते हुए अभिमन्यु के पैर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वो धवी के पास जा अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाने वाला था कि उससे पहले ही अचानक से अभिमन्यु खुद को रोक उस कमरे से तेजी से निकल जाता है। अपने रूम से निकलने के बाद अभिमन्यु कॉरिडोर में था। थोड़ी देर पहले शायद से धवी के करीब जाना चाहता था। वो शायद से उसे किस करने वाला था। इस बारे में सोचते हुए अभिमन्यु खुद को डांटते हुए बोलता है, यह मैं क्या सोच रहा था। वह एक रोबोट है, मुझे अपने फिजिकल डिजायर्स पर कंट्रोल करना होगा। मैं ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। अभिमन्यु खुद को समझा तो रहा था, पर उसकी ऊपरी मन से उसके अंदर की फीलिंग्स कुछ और ही थी। अभिमन्यु जानबूझकर लेट तक जिम करता ताकि जब वो अभी अपने कमरे में जाए तो उसे धवी ना मिले। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु ने जैसा सोचा था वैसा हुआ। अभिमन्यु जब कमरे में जाता है तो उसे धवी कहीं नहीं दिखती। शायद से वह नीचे चली गई थी। यह देख अभिमन्यु तुरंत से तैयार हो अपने कमरे से निकलता है ऑफिस के लिए, पर नीचे जा वो सामने का नज़ारा देख थोड़ा परेशान हो जाता है। आज फिर से उसकी दादी और डैड उसका इंतज़ार करते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभिमन्यु का इंतज़ार कर रहे थे। अभिमन्यु का यह सब रोज़ का हो गया था। वह अपने परिवार के साथ आजकल हर रोज़ खाना खा ही लेता था, इसलिए अभी ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए अभिमन्यु जाकर अपनी दादी के बगल में बैठ जाता है। अभिमन्यु के बैठते ही उसकी दादी बोलती है, अभी फालतू में हमारे पास बैठे रहने से अच्छा है जाकर किचन में अपनी पत्नी की मदद कर। बेचारी रात को तेरे इतने परेशान करने की वजह से आज सुबह उठ नहीं पाई थी, पर देख उठते ही हमारे लिए नाश्ता बनाने चली गई। क्या मेरी परेशान करने की वजह से वह सुबह नहीं उठ पाई? अभिमन्यु अपनी दादी की यह बात सुन चौंकते हुए बोलता है। अभिमन्यु की ऐसे बातें सुन उसकी दादी उसके कान को पकड़ उसे खींचते हुए बोलती है, क्या तुझे शर्म नहीं ऐसे अपने दादी और डैड के सामने ऐसी गंदी गंदी बातें कर रहा? अब जाकर धवी की मदद कर। दादी की यह बात सुन अभिमन्यु पूरी तरह से चौंक गया था। क्या यह सिर्फ उसकी दादी की इमेजिनेशन की दुनिया की कहानी थी, या फिर धवी ने खुद ही यहाँ सब जानबूझकर उसके दादी को बताया था ताकि वह उसके और अपने बीच का रिश्ता सही दिखा सके? यह सब सोचते हुए अभिमन्यु किचन में पहुँचता है तो वहाँ का नज़ारा देख उसका सारा गुस्सा गायब हो जाता है।
अभी धवी हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ऑरेंज कलर का साड़ी पहने हुए पूरी तरह से अभी धवी अपनी साड़ी को आगे की ओर खींचते हुए अपने कमर पर लपेटी। इस वक्त धवी हमेशा की तरह काफ़ी खूबसूरत दिख रही थी। धवी को ऐसे देख अभिमन्यु खुद में सोचता है, काश यह सब सच होता और धवी मेरी रोबोट वाइफ ना होकर वाइफ होती। अभिमन्यु यह खुद में बोलता है। अभी अभिमन्यु का पूरा ध्यान धवी पर था। वो धवी में खो गया था कि तभी धवी का ध्यान गेट पर खड़े अभिमन्यु पर जाता है। वह तुरंत से अपने हाथ में एक कचौड़ी को उसकी प्लेट में डाल अभिमन्यु की तरफ बढ़ाते हुए बोलती है, क्या आप मेरे हाथ की बनी कचौड़ी टेस्ट नहीं करना चाहते? क्या कचौड़ी? अभिमन्यु धवी की यह बात सुन तुरंत से बोलता है। अभिमन्यु को ऐसे चौंकते देख धवी मुस्कुराते हुए उस कचौड़ी से एक छोटा टुकड़ा ले अभिमन्यु के मुंह की तरफ बढ़ाती है। अभिमन्यु पता नहीं कौन से ख्यालों में था। धवी को ऐसे करते देख वह तुरंत से अपना मुंह खोल देता है, पर कचौड़ी जो कि अभी गर्म था वह उसके मुंह में जाते ही तुरंत से अभिमन्यु कूदते हुए चिल्लाने लगता है। वह तुरंत से किचन में रख डस्टबिन में जाकर उसे फेंकते हुए तुरंत से फ्रिज से पानी निकाल पीने लगता है। अभिमन्यु को ऐसा करते देख धवी मुस्कुराने लगती है। उसको ऐसे मुस्कुराते देख अभिमन्यु को बहुत गुस्सा आता। क्या इस लड़की ने इसके साथ यह सब जानबूझकर किया? अभिमन्यु को ऐसे खुद के तरफ गुस्से में देखते हुए धवी अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए अभिमन्यु की तरफ बढ़ती है। धवी को ऐसे खुद के तरफ बढ़ते देख हमेशा की तरह आज फिर से अभिमन्यु की हार्ट बीट बढ़ने लगी थी। वह बिना अपनी पलकें झपकाए सामने की ओर देखते हुए खुद को शांत करने की कोशिश करता है। वही धवी उसके पास आ उसके होठों पर लगे पानी को अपने हाथ से पोंछते हुए बोलती है, इतना भी गर्म नहीं था, पर मुझे लगता है मिस्टर हवी तुम्हें ऐसी चीज़ें खाने की आदत नहीं। धवी की यह बात सुन अभिमन्यु कोई जवाब नहीं देता। वह तो अभी अपने होठों पर धवी की उंगलियों को महसूस कर रहा था। अभिमन्यु को ऐसे जवाब ना देते देख धवी चिल्लाते हुए बोलती है, दादी इन्हें देखिए, यह जानबूझकर मुझे देरी करवा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो आप लोग आज नाश्ता नहीं करने वाले। अभिमन्यु तो बेचारा धवी की खूबसूरती में खोया था, पर उसकी यह बात सुन वह तुरंत से धवी को खुद से दूर करते हुए बोलता है, तुमने क्या कहा? मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पर क्या तुम यह भूल गई वो तुम थी जिसने जानबूझकर मुझे गर्म कचौड़ी खिलाई, फिर उसे ऐसे पोंछने के लिए मेरे होठों। इतना बोलते हुए अभिमन्यु की आवाज़ लड़खड़ाने लगती है। उसको ऐसे लड़खड़ाते हुए देख धवी मुस्कुराते हुए बोलती है, मिस्टर हवी क्या आप आज नहीं चाहते कि आपकी दादी और डैड नाश्ता करें? तो ठीक है, मैं दादी से बोल देती हूँ। इतना बोल धवी वापस से दादी चिल्लाने वाली होती है कि उससे पहले ही अभिमन्यु धवी के मुंह पर हाथ रख उसे शांत कराने की कोशिश करता है। इन सब में अभिमन्यु को इस बात का ध्यान नहीं रहता कि वह अभी धवी के कितने करीब आ गया था। वही धवी अभिमन्यु को आज खुद के इतने करीब देख घबरा जाती है। उसके लैब में पहली बार उसकी धड़कने की रफ्तार बहुत तेज़ी से चल रही थी। यह शायद इसलिए था क्योंकि आज से पहले कभी किसी आदमी ने धवी के इतना करीब नहीं आया था। अभिमन्यु की इस हरकत की वजह से धवी की सांसें तेज चलने लगती है। वही अभिमन्यु को जैसे ही इस बात का रियलाइज होता है वह तुरंत से धवी से दूर हो उससे माफ़ी मांग वहाँ से निकल जाता है। अभी थोड़ी देर पहले किचन में जो कुछ भी हुआ था उस वजह से अभिमन्यु डाइनिंग टेबल पर अपना सर नीचे झुकाए बैठा था। दादी अपने पोते की इस हरकत को देखकर हैरान थी। क्या उसका पोता शर्मा रहा था या फिर वह उनसे कोई ऐसी बातें छुपा रहा था जो उसके जानने लायक नहीं था? क्योंकि आज पहली बार दादी को अपना अभिमन्यु ऐसे शर्माते हुए अपना सर नीचे झुकाए दिखता है। दादी ने अभिमन्यु से कितने बार ही पूछने की कोशिश की। अभिमन्यु कोई जवाब न देते हुए नीचे सर झुकाए अपने फ़ोन में कुछ टाइप कर रहा था। वही रमन जी अपने बेटे की इस हरकत को देख मुस्कुरा रहे थे। रमन जी यह बात बहुत अच्छे से जानते थे कि अभिमन्यु ने खुद के लिए एक रोबोट पत्नी को ऑर्डर दिया था, पर वह रोबोट नहीं इंसान है और एक इंसान के दूसरे इंसान के प्रति भावनाएं पैदा होना आम बात है। इसलिए अपने बेटे की इस हरकत पर वह मुस्कुरा देते हैं। थोड़ी देर बाद जब धवी रमन जी और दादी को खाना परोसने आती है तो आज धवी भी थोड़ा अलग बिहेव कर रही थी। धवी का चेहरा लाल और अभिमन्यु को ऐसे शर्माते देख
दादी को भी अब अंदाज़ा हो गया था कि ज़रूर उनके पोते ने धवी को सताया होगा। वहीं जब धवी दादी और रमन जी को खाना परोसने के बाद अभिमन्यु के पास उसे खाना परोसने जाती है तो धवी जानबूझकर अभिमन्यु को वह कचौड़ी देती है जो पूरी तरह से ठंडा हो गया था। अभिमन्यु को इस बात का अंदाज़ा नहीं था, इसलिए वह दूध के जले दही भी फूंक कर पीते हैं। इस कहावत की तरह अपने सामने रखे कचौड़ी को पहले अच्छी तरह से ठंडा करने की कोशिश करते हुए फूंकता है। वह जैसे ही खाने के लिए अपना हाथ बढ़ा उस कचौड़ी को छूता है तो वह कचौड़ी अभी पूरी तरीके से ठंडा था। यह देख अभिमन्यु अपना सर उठा ऊपर देखता है तो उसकी नज़र सामने खड़ी धवी पर जाती है जो अभी उसकी तरफ ही देख रही थी। पर अभिमन्यु के उसके तरफ देखते ही तुरंत से धवी अपना नज़र दूसरी तरफ कर लेती हैं। धवी की इस हरकत को देख अभिमन्यु के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान दौड़ जाती है। वो अपना सर नीचे कर खाने लगता है। थोड़ी देर बाद जब अभिमन्यु अपना नाश्ता खत्म कर ऑफिस के लिए निकलता है, वह अपने ही घर के तरफ बढ़ रहा था कि तभी गार्डन में काम कर रहे माली अभिमन्यु के पास आ उनके हाथों की तरफ एक पेन ड्राइव बढ़ाते हुए बोलता है, मालिक लगता है यह आपका है। पता नहीं यह कैसे यहाँ पर गिरा हुआ था, हमको मिला तो हमने सोचा आपको लौटा दो। माली की यह बात सुन अभिमन्यु ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए अपना सर हाँ में हिला उस माली से वो पेन ड्राइव ले अपने बैग में डाल वहाँ से निकल जाता है। क्योंकि अभिमन्यु आज पहले ही ऑफिस के लिए काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए उसका ध्यान अभी उस पेन ड्राइव पर नहीं गया, ना ही इस बारे में उसने ज़्यादा कुछ सोचा। आज अभिमन्यु जब अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसके सारे एम्प्लॉय आज इसके लिए गिफ्ट और बुके लेकर खड़े थे। सभी अभिमन्यु को उसकी नई शादी के लिए बधाई दे रहे थे। इन सब बधाई को लेते हुए आज पहली बार अभिमन्यु अपने ऑफिस के वर्कर के सामने मुस्कुरा रहा था। आज अभिमन्यु ने सभी के साथ अच्छे से बर्ताव करते हुए उनसे गिफ्ट ले उनसे हाथ भी मिलाया। ऑफिस के बाद जब अभिमन्यु अपने कैबिन में पहुंचता है तो कैबिन के चारों तरफ सिर्फ फूल रखे थे। यह सारे बुके उसके बिजनेस पार्टनर्स और क्लाइंट्स के द्वारा भेजे गए थे। यह सब देखते हुए अभिमन्यु के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो आज पहली बार यह सब एंजॉय कर रहा था। लोगों का दिया यह तोहफा आज पहली बार अभिमन्यु को पसंद आ रहा था। जब अभिमन्यु अपने टेबल पर जाकर अपने काम के लिए बैठता है कि तभी उसकी नज़र उसके टेबल पर रखे छोटे से फोटो फ्रेम पर जाती है जिसमें उसकी और धवी की वह तस्वीर थी जिसमें वो दोनों एक दूसरे को माला पहना रहे थे। यह सब देखने के बाद अब जाकर अभिमन्यु को रियलाइज हुआ कि यह सब कुछ उसके दादी का किया धरा है। ज़रूर उसकी दादी ने ही उसके असिस्टेंट से बोलकर यह सब करवाया होगा। अभिमन्यु बदलने लगा था। उसके अंदर का यह बदलाव धवी की वजह से आ रहा था। जो अभिमन्यु पहले लड़कियों से दूर भागता था वह अब धवी के पास आने के मौके ढूंढ रहा था, यह जानने के बाद भी कि वह एक रोबोट है। अभिमन्यु के मन में धवी के लिए फीलिंग्स थी। हर रोज़ धवी के नए नखरे बहाने उसका ड्रामा देख अभिमन्यु उसके प्रति और खींचा चला जा रहा था। उनकी शादी को 1 महीने हो गए थे। इन 1 महीने में धवी ने वो करने की कोशिश की जिसके लिए प्रणव जी ने उसे भेजा था। प्रणव जी ने धवी को कैसे भी करके अभिमन्यु को डिसयूज करने के लिए बोला था। वह चाहते थे कि कैसे भी करके अभिमन्यु को धवी से प्यार हो जाए, जो शायद हुआ भी। इन सब में धवी यानी कि मानसी को भी अभिमन्यु के प्रति फीलिंग्स आ गया था। वह भी अभिमन्यु से प्यार करने लगी थी, पर उसे इस बात का डर था कि जिस दिन अभिमन्यु को उसकी सच्चाई के बारे में पता चलेगा वह उसे धक्के मारकर घर से निकाल देगा, उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए प्रणव जी की बात मानते हुए धवी भी एक रोबोट बनकर भी अभिमन्यु के साथ रह खुश थी। हर रोज़ की तरह आज फिर से अभिमन्यु की जब नींद खुलती है तो वो अपने बगल में धवी को पाता है। धवी अभी सो रही थी, वही आज फिर से अभिमन्यु अपना हाथ धवी के कमर पर रखे हुए उसे खुद की तरफ खींचते हुए अभिमन्यु जब उठता है तो सामने का नज़ारा देख मुस्कुरा देता है। अब यह उसकी आदत बन गई थी, पर हमेशा की तरह आज जैसे ही धवी के उठने के पहले उठने की सोच रहा था कि तभी उसे धवी की उठने की आहट लगती है। यह देख वह तुरंत से वैसे ही अपनी आंखें बंद कर लेट जाता है। आज अभिमन्यु से पहले धवी की नींद खुलती है क्योंकि आज धवी बेचैन थी। प्रणव जी ने अपनी आखिरी दाव खेलते हुए
आज धवी को वो करने के लिए बोला था जो धवी नहीं करना चाहती थी। अभिमन्यु अभी सोया हुआ था। यह देख धवी उसके पास जा उसके चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए बोलती है, आई एम सॉरी हबी, मैं तुम्हारे साथ यह नहीं करना चाहती थी, लेकिन यह मेरी मजबूरी है। पर मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं मजबूर हूँ। इतना बोलते हुए धवी अभिमन्यु के चेहरे के पास जा उसके गाल पर एक छोटा सा किस कर उससे दूर हो जाती है। धवी अभी वॉशरूम में थी, वही अभिमन्यु बिस्तर पर बैठा हुआ था। आज अभिमन्यु ने धवी की आंखों में आंसू देखे थे, तो क्या यह सच था? वह जो सोच रहा है वह बात सच है। यह सोचते हुए अभिमन्यु धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाते हुए बाथरूम के गेट तक पहुंचता है। बाथरूम का गेट जैसे ही अभिमन्यु ने सोचा था खुला था, क्योंकि अभी धवी को ऐसा यकीन था कि अभिमन्यु इतने सुबह नहीं उठेगा, इसलिए इस बात पर धवी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दी थी। बाथरूम के गेट को हल्का सा खोलने के बाद अभिमन्यु सामने का नज़ारा देख हैरान रह जाता है। अभी धवी अपने शरीर से लोहे के बने कुछ सिल्क के भाग हटा रही थी। वह सारी भाग टुकड़ों में अलग कर रही थी। उन भागों को हटा एक साइड रखने के बाद धवी झरने के पास खड़ी हो जाती है। बाथरूम का यह नज़ारा देख अभिमन्यु की सांसें अटक गई थी। वह शॉक्ड था। क्या सच में धवी एक लड़की थी? इस बारे में सोचते ही अभिमन्यु के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह बाथरूम के अंदर अपना पैर रखने ही वाला था कि तभी अभिमन्यु को कुछ ध्यान आता है। थोड़ी देर पहले आखिर धवी उनसे क्या बोल रही थी? वो भला उसके साथ ऐसा क्या नहीं करना चाहती जो उसे कोई मजबूरी में करवाना चाहता है? इस बारे में सोचते ही अचानक से अभिमन्यु का ध्यान प्रणव जी पर जाता है। क्या ऐसा था कि प्रणव जी उससे नुकसान पहुंचाना चाहते थे? यह सोचते हुए अभिमन्यु वही बाथरूम के गेट के बाहर खड़ा था कि तभी उसे पानी की रुकने की आवाज़ सुनाई देती है। धवी नहा चुकी थी। यह देख अभिमन्यु तुरंत से बिस्तर के पास जा वापस से लेट जाता है। धवी बाथरूम से अच्छे तरीके से तैयार हो सामने के टेबल के पास आ अपने बालों को सुखाती है, जिसके बाद वो एक कागज़ पेन उठा उसमें कुछ लिखती है। उसे लिखने के बाद में उसे अपने पर्स के पहले चेन पर रख उसे फिर से वापस से बंद कर वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसका ध्यान अभिमन्यु पर जाता है। कुछ सोचते हुए धवी उदास हुए अभिमन्यु से बोलती है, कल से शायद मैं तुम्हें ऐसे ना देख पाऊँ, पर मेरी मजबूरी है। मुझे उम्मीद है तुम मुझसे नफरत नहीं करोगे। इतना बोलकर धवी वहाँ से चली जाती है। बिस्तर पर सोया अभिमन्यु धवी के जाते ही तुरंत से गेट बंद कर धवी के पर्स से वो लेटर निकाल उस लेटर को खोलकर पढ़ता है, तो उस लेटर में लिखे शब्द को पढ़ अभिमन्यु के होश उड़ जाते हैं। उस लेटर में लिखा गया था कि धवी अभिमन्यु को छोड़कर जा रही है, क्योंकि वो अभिमन्यु जैसे पागल, सनकी और बदतमीज लड़के के साथ अब और नहीं रह सकती। वो अभिमन्यु जैसे लड़के के साथ जीवन जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इन 1 महीने में अभिमन्यु ने उसे बहुत टॉर्चर किया है। वह हर रोज़ इसका रेप करता था। वह अब अभिमन्यु के साथ नहीं रह सकती। यह लेटर धवी ने दादी को लिखी थी। यह देख अभिमन्यु हैरान रह जाता है। आखिर यह सब चल क्या रहा है? अभिमन्यु के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। अभिमन्यु अपने कैबिन में बैठे हुए उसके दिमाग में अभी भी वो लेटर और धवी की बातें घूम रही थी। आखिर प्रणव जी उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा था? उसके पीछे की उसकी वजह क्या थी? अभिमन्यु को यह सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो क्या करे, कैसे करे कि तभी अभिमन्यु के ऑफिस का एक वाइस प्रेसिडेंट अभिमन्यु के पास उस मीटिंग के प्रोजेक्ट को मांगने आता है, जिसे उसने तैयार कर अभिमन्यु को दिया था क्रॉस चेक करने के लिए। वाइस प्रेसिडेंट की बात सुन अभिमन्यु अपने बैग से पेन ड्राइव निकाल उसे अपने लैपटॉप पर लगा देता है। वाइस प्रेसिडेंट को यह समझाने के लिए कि कहाँ कहाँ गलत है कि तभी लैपटॉप के स्क्रीन पर शो हो रहे डेटा को देख अभिमन्यु हैरान रह जाता है। वो पूरी तरह से चौंक जाता है। अब जाकर कहीं न कहीं अभिमन्यु को कुछ समझ आ रहा था। रात के 2 बजे जैसे ही धवी ने डिसाइड की हुई थी, उसने उसके अनुसार अपने बिस्तर से उठते हुए अपना बैग निकाल उसमें से वो लेटर निकालते हुए उस कमरे से निकलने के पहले अभिमन्यु के पास जा अपने आंखों में आंसू लिए बोलती है, आई लव यू। मैं तुमसे शायद से प्यार करने लगी हूँ, पर फिर भी तुम्हारा साथ मेरी किस्मत में नहीं, यह मैं जानती हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, पर मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि अगले जन्म हम दोनों एक बराबरी के हो।
इतना बोल धवी अभिमन्यु के चेहरे पर हाथ फेरने के बाद वहाँ से चली जाती है। धवी अभी दादी के रूम में जा उन्हें प्रणाम करने के बाद उसके सिरहाने वह लेटर रख वहाँ से बाहर निकलती है। धवी दादी के कमरे से निकल अभी लिविंग हॉल में थी। वह घर का मेन दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि तभी लिविंग हॉल का लाइट्स ऑन होते हैं। लाइट्स ऑन होते देख धवी चौंकते हुए पीछे देखती है तो सामने का नज़ारा देख हैरान रह जाती है। अभी लिविंग हॉल में दादी, रमन जी और अभिमन्यु तीनों बैठे हुए थे। यह देख धवी काफ़ी डर गई थी। वह डरते हुए पीछे होने लगती है। वह वहाँ से भागने के बारे में सोचने लगती है। इससे पहले कि धवी तेजी में जा उस दरवाजे को खोल पाती कि उससे पहले ही अभिमन्यु उसे पीछे से पकड़ अपने गोद में उठा लेता है। अभिमन्यु की यह हरकत देख धवी उसके सीने पर मारते हुए उसे खुद को छोड़ने के लिए बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो। यह मेरा किया धरा नहीं, यह सब प्रणव जी ने मुझे करने के लिए बोला था। क्या सच में प्रणव जी ने तुम्हें प्यार करने के लिए बोला था? तुम्हें दादी को प्यार देने के लिए बोला था? तुम्हें डैड की सेवा करने के लिए बोला था? क्या प्रणव जी ने ही तुम्हें इस घर को अपना घर मानने के लिए बोला था? अभिमन्यु के इन सवालों का जवाब धवी के पास नहीं था। यह देख अभिमन्यु उसे नीचे उतारते हुए बोलता है, लगता है हमें प्रणव जी को ही अपने घर बुलाकर रखना चाहिए, क्योंकि इसने तो आज तक जो कुछ भी किया वह उनके कहने पर तो हुए ना, वही हमारे घर के असली मेंबर। इतना बोलकर अभिमन्यु वहाँ से जाने लगता है। यह देख धवी तुरंत से उसके पास आ उसके सीने से लगते हुए बोलती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, यह सब कुछ मैंने दिल से किया। इसमें भला उन्होंने मुझे क्या करने के लिए कहा? यह मेरा परिवार हुए, इस परिवार के साथ मेरा सच्चा दिल का रिश्ता है। इसमें प्रणव जी की कोई राय नहीं थी। धवी की यह बात सुन रमन जी और दादी मुस्कुराने लगती है। वो दोनों मुस्कुराते हुए धवी के पास आ उसके सिर पर हाथ फेरते हुए वहाँ से अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं अभिमन्यु उसको वहाँ से जाते देख धवी को अपनी गोद में उठाए अपने कमरे की ओर ले जाकर चला जाता है। अभिमन्यु धवी को ले जाकर अपने रूम के बिस्तर पर लेटा उसके बगल में लेट जाता है। धवी अभिमन्यु के इस हरकत से काफ़ी घबराई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था अभिमन्यु क्या जानता है और क्या नहीं, उसके दिमाग में क्या चल रहा है और क्या नहीं। धवी यह सब सोच रही थी कि तभी अभिमन्यु उसकी तरफ मुड़ते हुए बोलता है, मिस मानसी अभिमन्यु सिंघानिया, क्या आप मेरे साथ कहीं हनीमून पर चलना पसंद करोगी? हनीमून? मानसी? अभिमन्यु के मुंह से अपना असली नाम सुन मानसी चौंकते हुए पूछती है। मानसी को ऐसे चौंकते देख अभिमन्यु उसे बताना शुरू करता है कि कैसे उस वक्त वो उठा था जब मानसी उससे माफ़ी मांग रही थी, जिसके बाद वह काफ़ी जब परेशान अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तब उसे हॉस्पिटल की नर्स की भेजी गई वह डिटेल्स मिली जिसमें मानसी की असलियत थी, जिसके बाद वह अपने डैड रमन सिंघानिया के पास गया, जिसमें उन्होंने पूरी तरीके से छानबीन करवाया तो उन्हें सच्चाई पता चली। दरअसल प्रणव जी कोई और नहीं, रमन सिंघानिया की पत्नी के भाई थे। रमन सिंघानिया ने अपनी पत्नी को कभी भी वक्त नहीं दिया, जिसका नतीजा रमन सिंघानिया की वाइफ अपने बेटे और पति को छोड़ वहाँ से एक माली के साथ भाग गई। उसके माली के साथ भागने की खबर जब प्रणव जी के डैड को पता चली तो उसी वक्त हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। यहाँ तक तो प्रणव जी ने बर्दाश्त कर लिया, पर जब कुछ सालों बाद उसकी बहन रमन सिंघानिया के जीवन में वापस आना चाहती थी तो रमन सिंघानिया ने उन्हें ठुकरा दिया। इस उम्मीद में शायद अभिमन्यु उन्हें एक्सेप्ट कर लेगा। वह अभिमन्यु से मिलना चाहती थी, पर उससे पहले ही उन्होंने अपने बेटे के दिल में भरे खुद के लिए नफरत के बारे में पता चला, जिसे सुनने के बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। इसी का बदला लेने के लिए प्रणव जी सिंघानिया परिवार को बर्बाद कर देना चाहते थे। उन्होंने भी जानबूझकर वह लेटर दादी को देने को बोला था, क्योंकि दादी अपने पोते के बारे में सुनते ही यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, जिसके बाद रमन सिंघानिया अभिमन्यु भी पूरी तरीके से टूट जाने वाला था। यह सब सुन मानसी चौंक जाती है। उसने इतना कुछ उम्मीद नहीं किया था। उसे पता था प्रणव जी के साजिश के पीछे कोई वजह है, पर इतनी बड़ी वजह यह उसने सोची नहीं थी। सारी बातें सुनने के बाद अभिमन्यु शांत हो जाता है। यह देख मानसी उससे पूछती है, अभी प्रणव सर कहाँ हैं? मानसी की यह बात सुन अभिमन्यु दबी आवाज़ में बोलता है, मैं अपनी मॉम से नफ़रत खुद के लिए नहीं, डैड की वजह से करता था, क्योंकि अगर मेरे डैड में कमी थी तो वह उन्हें सुधारने की कोशिश कर सकती थी,
पर नहीं, वह इन सब से भाग खुद के जीवन के आगे रखते हुए मेरे डैड को और मुझे छोड़कर चली गई। मैं प्रणव अंकल को इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा, इसलिए मैंने उन पर कोई केस नहीं किए, पर उनके पुराने केस मैंने खुलवा दिए, जिसकी कार्रवाई में अभी वह जेल में है। यह सब बोलते हुए अभिमन्यु की आंखों में आंसू थे। वह भी अपनी मॉम को मिस करता था, भले ही उसने कभी दिखाया नहीं। अगर उसकी माँ उसे थोड़ा मनाने की कोशिश करती तो वह शायद से मान भी जाता, लेकिन उन्होंने तो बस दूसरे की बात सुन अपना मन बना लिया। मानसी सब कुछ सुनने के बाद शांत रहती है, फिर कुछ सोचते हुए वह अभिमन्यु की ओर देखती है, जो अभी अपने आंखों में आंसू लिए बिस्तर पर लेटा हुआ था। अभिमन्यु को ऐसे देख तुरंत से मानसी बिस्तर से उठकर बैठे अभिमन्यु के आंखों के आंसू पोंछते हुए उससे बोलती है, क्या तुम मुझे सच में मेरे असली पहचान के साथ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? मानसी की यह बात सुन अभिमन्यु मानसी की ओर देखता है, जो अभी उसे उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी। मानसी को ऐसे देख अभिमन्यु ज़्यादा कुछ सोचने का नाटक करने लगता है। उसे इतने देर तक सोचते देख मानसी के बाल नोचते हुए बोलती है, मुझे पता था तुम मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, इसलिए मैं अब जा रही हूँ। इतना बोल जैसे ही वह वहाँ से उठकर जाने वाली होती हैं कि तभी अभिमन्यु उसे खींच खुद के नीचे करते हुए उसके चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाकर बोलता है, तुम्हारे ऊपर खरूस बिजनेसमैन अभिमन्यु सिंघानिया की पत्नी होने का मोहर लग चुका है, जो कभी नहीं बदलेगा। अभिमन्यु इतनी आसानी से तो अपनी डील्स भी नहीं जाने देता। फिर तुम तो मेरी वाइफ हो। मोहर? पर मुझे तो यह मोहर नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ लगा है, ज़रा बताओ मुझे। अभिमन्यु की यह बात सुन मानसी अपने हाथ को देखते हुए अभिमन्यु का मजाक उड़ाते हुए बोलती है। मानसी की यह ड्रामा देख अभिमन्यु मुस्कुराने लगता है। वह अपने बालों को ठीक करते हुए आसपास देख तुरंत से मानसी के होठों पर छोटा सा किस कर उससे दूर होते हुए बोलता है, यह रहा अभिमन्यु का मोहर। बुद्धू। अभिमन्यु को ऐसे शर्माते हुए खुद को किस करते देख मानसी उसका मजाक उड़ाते हुए अचानक से अभिमन्यु के सिर को पकड़ उसे खुद के करीब खींचते हुए उसके लिप्स पर अपनी लिप्स रख उसे डीप किस करने लगती है। ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ये कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।